Our guest today is a versatile Indian filmmaker, writer, and actor celebrated for his impactful contributions to Bollywood and television. He has penned hit films like Dilwale and Diljale and directed bold movies such as Girlfriend and Havas. Beginning his career with the iconic TV series Rajni, he later helmed the popular detective show Tehqiqat. Known for exploring controversial and thought provoking themes, his recent work includes Hindutva. He continues to inspire through his storytelling and creative vision. Let's welcome Karan Razdan. Karan Razdan. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर सबसे पहले तो आपसे एक राज की बात ये जानना चाहते हैं कि लोगों की काम की बात, मन की बात को लोग सीरियस नहीं लेते और आपकी जो बकबक है वो लोगों के दिलों में उतर जाती है। इसके पीछे क्या राज है, ताकि हम भी कुछ सीखें? जैसे मैंने उस प्रोग्राम के अपने टॉक शो के शुरुआत में कहा था कि मेरी माँ मुझे कहती रहती थी कि तू बक 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 बहुत करता है, तू जरा साइलेंट रहा कर। तो हर बात पे टोक लेती थी। वहां से वो बक बक विद करण राजदान निकला और बस वो एक ही साल में इतना फेमस हो गया 2023 में कि आखिर में मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा बड़ी एनर्जी जाती है, ऊर्जा लगती है इसमें, और हर हफ्ते हम एक बकबक किया करते थे। तो मैंने उसको फिलहाल स्टैंड बाय पे रख लिया है, लेकिन अब भी हाँ उसकी व्यूअरशिप तो बहुत है। पर डे मुझे या 48 आवर्स में भी मुझे 2000 3000 2023 के उस पे मिलते जा रहे हैं। सर आपकी एनर्जी और आपकी जो ऊर्जा है उससे एक जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ऑन स्क्रीन। आपका जो सीरियल था रजनी, तो यहाँ एक बात बताइए कि तब आपने रजनी लिखा, रजनी बनाया, रजनी जैसे प्रोजेक्ट आप ले करके आए और फिर बीच में गर्लफ्रेंड हवस भी आता है, हिंदुत्व भी आ रहा है। तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन से करण राजदान जी से हमारी बात हो रही है? ये समय का असर है या सरकार का असर है? नहीं, मुझे क्या लगता है कि कोई भी सिंगल पर्सनालिटी किसी का व्यक्तित्व नहीं होता, वो मल्टी पर्सनालिटी होता है। तो उस मल्टी पर्सनालिटी में कई बार विरोधाभासी ट्रेट्स होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मदर के साथ कुछ होते हैं, सिस्टर के साथ कुछ, वाइफ के साथ कुछ, दोस्तों के साथ कुछ, और ये भी मल्टी ट्रेट्स या मल्टीपल पर्सनालिटीज सिंड्रोम आप उसे कह सकते हैं। तो उसी तरह जो राइटर देखता है, जब मैं देखता था कि गैस के सिलेंडर को ब्लैक किया जा रहा है, जब मैं देखता था कि स्कूल एडमिशन के लिए चंदा मांगते हैं लोग स्कूल्स, तो मैंने वो बातें रजनी में लिखी। और जब वक्त आया यूथफुल रोमांस का, तो दिलवाले तो मैंने एक्चुअली शाहरुख खान को दिमाग में लिख के रखी थी, लेकिन नरेशन बड़ी अच्छी हुई शाहरुख के साथ, लेकिन वो एंड चेंज चाहता था कि क्लाइमैक्स चेंज हो जाए, तो वो नहीं हुआ। तो अजय देवगन जो पुलिस वाले का रोल कर रहा था, जो अल्टीमेटली सुनील शेट्टी ने किया दिलवाले में, वो उसको हमने अजय देवगन को बना दिया मेन हीरो और सुनील शेट्टी को ले आए उस रोल के लिए। तो अब एक बार अजय देवगन वो रोल प्ले करने लगा तो उसमें एक्शन भी डालना लाजमी था। फिर इसका नेक्स्ट इसका जो नेचुरल एडवांसमेंट था वो दिल जले निकला, और फिर दीवाने और कयामत भी निकला। तो कहने का मतलब ये है कि इन व्हाट फेज ऑफ लाइफ यू आर, और उस वक्त आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने अगर ऑब्जर्व किया रोमांस, तो रोमांस दिखाया। अगर मैंने कोई एक्टिविज्म
महसूस किया अपने अंदर, तो रजनी हुआ। उसी तरह से गर्लफ्रेंड और हवस जैसी फिल्में, गर्लफ्रेंड कहते हैं अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो उसके कुछ 10 साल बाद आने वाला था, लेकिन हमने वो एक्सपेरिमेंट पहले ही कर दिया। तो मुझे ये लग रहा, हाँ ये जरूर है कि आपने एक बात सही कही कि सरकार अगर कांग्रेस की होती तो शायद मैं हिंदुत्व न बनाता, क्योंकि मुझे पता होता कि ये सेंसर ट्रबल में आ जाएगी। मैंने हिंदुत्व इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता था कि अब वो वेव चल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि जो राइटर देखता है वो डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देता है, तो मेरे अंदर के राइटर ने मेरे अंदर के जो डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दी है, वो उस समय के हिसाब से जो उसने ऑब्जर्व किया वो दिया। सर, आपने अभी अभी कहा, एक आपने फ्रेज यूज किया, इन व्हाट पेज यू आर। अभी जो हम देख रहे हैं ओटीटी के टाइम में, मतलब कि सारी हदें पार हो चुकी हैं। ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं। आपने हिंदुत्व बनाया, ऑफ कोर्स आपकी सोच और समझ अलग है, और आपके बारे में लाइन कही जाती है कि जो आपका जो कैमरा है, आपका जो कलम है, वो बहुत संजीदा है, सच बोलता है, सही चीजें करता है। तो क्या आने वाले समय में आपकी राइटिंग में भी हम ऐसे पब्लिक के नाम पर इस तरीके की वल्गर चीजों को, गालियों को देखेंगे, सुनेंगे? और आपके रहते हुए, आपको तो मैं कहूँगा आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री का गार्डियन भी आपको कहा जा सकता है। तो आप जैसे पर्सनालिटी के होते हुए ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? भाई एक चीज कही जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सर, तो ये भी कहा जाता है एब्यूज ऑफ फ्रीडम। ये दोनों हो सकता है ना। अ, जो गैंग्स ऑफ वसीपुर में एक्चुअली तो ओटीटी से पहले ही आ गया था ये सब, और तब इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो उस उसको लेते हुए आगे ओटीटी ने फिर उसकी हदें कुछ और पार कर दी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हमारी फिल्में झूठ थी जिनमें गाली नहीं थी? क्या हिंदुत्व झूठ है? क्या दिलवाले दुल्हनिया ले झूठ है? और फिर अगर ये सोचा जाए तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि गालियों के बगैर मतलब वर्ल्ड तो गालियों से ही चलता है, लेकिन फिर वर्ल्ड तो बाथरूम में भी, वॉशरूम में भी जाता है, तो वहां भी घुस जाइए, और घुस भी चुके हैं कुछ लोग। सो देर इज नो एंड टू इट। अब बात आती है सेंसरशिप की। अब वैसे तो कहा जाता है कि सेंसर आपको कट्स दे नहीं सकता, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन ऐसा सच तो नहीं है। तो अब ओटीटी पर सेल्फ सेंसरशिप आएगी या सरकार सेंसरशिप लाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जो तरंगे हैं जो हवा में उड़ती हैं, जिसके सहारे ओटीटी और इंटरनेट चलते हैं, तो इनके ऊपर सेंसरशिप लाना आज मुश्किल जरूर हो गया है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूं कि मैंने आज तक किसी भी अपनी क्रिएशन में एक भी गाली नहीं लिखी है, तो उसके बगैर भी रियलिटी दिखाई जा सकती है। सर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हम अमित जी की फिल्मों को देखते थे, अमिताभ बच्चन जी का, तो हमें लगता था, हम कई बार अपने टीचर्स के बारे में कहते थे कि एक बार अमित जी आ गए ना तो सारे टीचर्स को वो सही कर देंगे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें यह मालूम चला, हमने ये ऑब्जर्व किया कि फिल्म वाले बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। वो पर्दे पर तो बहुत कुछ करते हैं, वास्तविक जिंदगी में थोड़ा कम बोलते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है फरवरी में। आपका एक पुराना पोस्ट काफी चल रहा है कौन जिसमें सा? आपने बड़ा क्लियर कहा है अरविंद केजरीवाल जी को
अरेस्ट करना चाहिए। तो आपके बारे में किसी ने लिखा था, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। सच को पर्दे पर लाने का हुनर रखते हैं, हर कहानी में जिंदगी के रंग भरते हैं। करण राजदान एक सोच, एक आवाज हैं, जो सच बोलने से कभी नहीं डरते हैं। उनकी कलम और कैमरा दोनों क्रांति लाते हैं। आपका स्टेटमेंट और ये लाइनें, और प्लस आपकी फिल्में, आपकी राइटिंग, आपकी एक्टिंग सारे जानते हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे। मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी वाइफ एक टैरो कार्ड रीडर है, तो उसका मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो हो सकता है मैंने ये सवाल पूछा हो। मैं अपने दफ्तर में था, वो घर पे थी। तो मैंने शायद ये सवाल पूछा था कि क्या वो अरेस्ट होंगी। इसके अलावा हो सकता है मैंने कह दिया हो कि उसे अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये तो मुझे हमारी एक लिरिक्स राइटर है श्वेता राज, वो शाहदरा में उनका घर है, जो होम अपना माँ बाप का। तो उसने मुझे बताया था कुछ महीनों पहले कि उनके वो शाहदरा एरिया में कुछ 8-10 दुकानें खुल गई थी शराब की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में बड़ी जिल्लत महसूस की जाती है जब आप शराब खरीदने जाते हो, क्योंकि वो गिने चुने, उससे पहले कुछ 10, 12, 15 होंगे पूरी दिल्ली में। तो लोग हरियाणा में चले जाते थे, गुड़गांव चले जाते थे शराब खरीदने के लिए। अब एक शाहदरा में अगर 8-10 खुल गई, तो पूरी दिल्ली में कितनी खुली होगी। और फिर मुझे अंदर की भी कुछ खबर थी कि ऐसा एक ऑफर आम आदमी पार्टी ने किसी को पंजाब में भी दिया था। उसने मुझे ऑफिस में आके बताया था। एंड ही बिलोंग टू अ कंपनी जो बहुत ज्यादा शराब प्रोड्यूस करती है। तो मुझे मालूम था कि कुछ घपला तो चल रहा है। बट फिर हाँ, बोल दिया, मैंने बोल दिया। उस वक्त महसूस हुआ होगा कि भैया दिस इज तो नॉट राइट। तो आप इस आपदा में जानबूझ करके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, या आपका अच्छा वाला जो इमेज है आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं, जो आमतौर पर फिल्म वाले करते हैं। नहीं, दरअसल मैं मुझे आप करोड़ों दे दो तब भी मैं पॉलिटिक्स में ना आऊं। क्योंकि सब छोड़ छाड़ के, कौन सुबह शाम गालियां बके, वो हमारा काम नहीं। और फिर मुंबई मुंबई है, हम यहीं पैदा हुए बड़े हुए। हाँ, 3 साल दिल्ली में रहा जरूर, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया था। लेकिन अगर मुंबई छोड़ के जाऊंगा तो शायद गोवा जाऊंगा, दिल्ली तो नहीं आऊंगा। और पॉलिटिक्स में चला गया तो दिल्ली बार बार भागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी से मेरे दोस्त रहे, हर पॉलिटिकल पार्टी से, और फिर मैं उनमें से चुन पाऊं कि किसे दोस्त बनाना है और किसे नहीं, उतना तक ठीक है। और जो बोलता हूं वो तो उसमें कोई रोक टोक कर नहीं सकता मेरे साथ। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने शाहरुख खान को लेकर के दिलवाले, आपने आपने अमित जी को लेकर के क्यों नहीं कुछ सोचा। मैंने अमित जी को लेकर दरअसल उन्होंने, मेरी एक पिक्चर है यूट्यूब पर, आपको भी देखनी चाहिए और दर्शकों को भी, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी। तो वो उस फिल्म में अनुपम खेर मिस्टर भट्टी का रोल अदा कर रहे हैं। वो हमने पूरी अब्रॉड शूट की। उसमें जो मेरी स्क्रिप्ट थी उसमें अमित जी का बहुत जिक्र था। और एक कैरेक्टर है वहाँ, इंस्पेक्टर जावेद, लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड में, वो उनकी आवाज में कुछ कुछ मिस्टर भट्टी को बुलवाते रहते हैं कि ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो क्या भट्टी बड़ा इम्प्रेस्ड है। वो शुरू में ही हमने दिखाया अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर खड़ा है दर्शन के लिए। तो बाद में जब पूरा मिशन कंप्लीट हो जाता है तो बताते हैं कि वो अमित जी नहीं थे, भट्टी मारने को तैयार ही नहीं है। और वो तो हर इंटरव्यू में कहता है कि मैंने इतना बड़ा जो है मिशन अकम्प्लिश कर लिया, दुनिया को न्यूक्लियर से बचा दिया, क्योंकि अमित जी मेरी वो जो है इंस्पिरेशन है। तो जब यहां आते हैं वापस मुंबई, तो मैं चाहता था कि अमित जी एक बार उससे मिले, रियल अमित जी।
तो अनुपम ने एक मीटिंग अरेंज की। अमित जी पहले भी मुझसे मिल तो चुके थे। तो मैं गया, मैंने उन्हें 4 मिनट का अपना ट्रेलर दिखाया मिस्टर भट्टियन छुट्टी का, और मैंने कहा आपका अपीयरेंस इसमें जरूरी है। कहते हैं कब करनी है शूटिंग, बात कर लो तुम मेरी ऑफिस से। और उन्होंने उसमें रियल लाइफ अमिताभ बच्चन प्ले किया। तो ये फिल्म जरूर देखी जाए। एक बड़ी अनोखी फिल्म मैंने बनाई है, कॉमेडी है, लेकिन उसमें अमित जी को डायरेक्ट करने का मेरा जो अंदर से वो था, वो कुछ हद तक पूरा हो गया। एक और स्क्रिप्ट तो है, लेकिन वो वेब सीरीज है। तो अब मैं नहीं जानता कि वो वेब सीरीज करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। वैसे भी लंबी होती है, तो उसमें अलग किस्म का की एनर्जी चाहिए होती है, एंड दैट इज टोटली अप टू हिम। अगर मैं कभी मिलूंगा तो उनसे जिक्र जरूर करूंगा इसका। तो यानी जिसने आपके बारे में लिखा कि क्रांति लाते हैं, तो आप अगली क्रांति लाने के लिए आप तैयार हैं, अमित जी को वेब सीरीज में लाने के लिए। वेल, उससे पहले एक और क्रांति तैयार हो चुकी है जिसका नाम है सायरा खान केस। और इसमें एक रियल लाइफ जज रह चुकी है वो 28 साल, स्वाति चौहान। तो वो फैमिली कोर्ट में कुछ 6-8 साल जज थी। प्रिंसिपल जज के तौर पे उन्होंने वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और उनकी एक जजमेंट पर हम दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है सारा खान केस। उस केस में, उस जजमेंट में उन्होंने एक मुस्लिम आदमी को दूसरी शादी करने से रोका और उनका ट्रिपल तलाक खारिज किया, माना नहीं। तो उस पर हमने एक 2.25 घंटे की फिल्म बनाई है, तो तैयार है। वो मुंबई में शूट हुई, फिर भोपाल में शूट हुई, फिर मॉरिशस में उसे जाके खत्म किया। तो वो अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगी पूरी तरह। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। सर, आपके बारे में तो गूगल बहुत कुछ बताता है, और हम जैसे लोगों को तो बहुत कुछ पता भी है, क्योंकि हमने आपके वर्क को देखते हुए हम बड़े हुए। सर, जो अल्फा किड्स हैं, जो बीटा किड्स जो अब आ रहे हैं, उनको व्यू में रखते हुए आप ये बताइए कि दरअसल आप इस लाइन में आए कैसे? वो क्या था, क्या फैक्टर था? कोई आपके फेवरेट हुआ करते थे जिनको देख के आपको लगा मुझे जाना चाहिए? हुआ क्या कि मैं कश्मीरी हूं, तो अ, जब मैं छोटा था तो हमारे जीवन नाना थे। जीवन साहब जो द ग्रेट एक्टर, तो वो थे। तो वो हमारे घर, तब हम साइन में रहते थे, साइन कोलीवाड़ा में। तो वहां की मछली बड़ी मशहूर थी, और वो मम्मी के हाथ की पालक उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो आते थे फैमिली के साथ। तो एक बार उनके साथ किरण कुमार भी आए थे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो मेरे चाचा जैसे ही हुए। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा हूं। तो पापा से तो मैं पूछ नहीं सकता था, मेरे मामू साथ थे। तो मैंने मामू से पूछा, मैंने कहा फिल्म इंस्टीट्यूट क्या होता है? तो मैं होऊंगा मुश्किल से 6-7 स्टैंडर्ड में। तो उसने बताया कि इंस्टीट्यूशन है, वहां एक्टिंग सिखाई जाती है। तो मैं जब 17 का हुआ तो मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। मैं आखिर के 25-30 स्टूडेंट्स में आ भी गया, लेकिन तब उन्होंने मेरी उम्र देखते हुए मुझे लिया नहीं, क्योंकि 18 वॉज द बेसिक एज, मिनिमम एज। तो तब मेरे पापा मम्मी दिल्ली में थे, तो मैंने एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एडवर्टाइजमेंट देखी। तो मैंने उनको कहा कि प्रोस्पेक्टस ले आइएगा। वो ले आए, मैंने अप्लाई किया, मुझे फिर रिजेक्ट किया गया। लेकिन वेटिंग लिस्ट में डाला गया। तो 2-1 लोग नहीं आए, ज्वाइन करने के बाद शायद छोड़ गए, तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया। और इस तरीके से मेरी फिल्म जर्नी जो है शुरू हुई। बट यस, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय नाना, जीवन नाना जी, एंड किरण कुमार जी,
जिन्हें भाई जी के नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री। सर आपसे आपके लिए दो तीन क्वेश्चंस हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। आपके आने से पहले हमने एक कमिंग अप चलाया था, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस हमें मिले ट्विटर के थ्रू। जी। एक क्वेश्चन है कि जो फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट जी हैं, उनकी मदर सोनी राजदान जी, तो क्या आपका उनके साथ कोई रिलेशन है, कोई फैमिली रिलेशन है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते जरूर हैं और बहुत अरसे से जाना है उन्हें, लेकिन कोई फैमिली रिलेशन नहीं। सर एक क्वेश्चन है, ये दिल्ली से ही है। ये सीमा जी ने लिखा है। ये आपकी तब की फैन है रजनी के टाइम की। इन्होंने पूछा है कि सर ऐसा पॉसिबल है कि आप रजनी के टाइम से जुड़ा कोई किस्सा आप शेयर करें? एक एपिसोड मनु भंडारी जी ने लिखा था, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट रही हैं। उनके घर भी हम गए थे जब हम रजनी का सक्सेस हो गया, तो वी वर इनवाइटेड टू दिल्ली। तो वो हमने लिखा था टैक्सी वालों के खिलाफ, मतलब बनाया था वो एपिसोड। तो अब वो टैक्सी वाले बड़े आक्रोशित हो गए और उनको आगे दूरदर्शन के बाहर कहना था भाषु चैटर्जी मुर्दाबाद, भाषु चैटर्जी मुर्दाबाद। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने कहा भाषु भट्टाचार्य मुर्दाबाद, भाषु भट्टाचार्य मुर्दाबाद। भाषु भट्टाचार्य भी बहुत वेल नोन फिल्म मेकर थे और मेरा ख्याल है नेशनल अवार्ड भी जीता है उन्होंने। तो ये एक थोड़ी कॉमेडी हो गई थी। एक प्रश्न और है कि जो आपके लाइफ में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कोई डायरेक्टर है, वो कहीं ट्रैवल करता है, अचानक किसी को देखता है और उसको सीधे हीरो या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर बना के स्क्रीन पर ला देता है। या कई बार लोग कहते हैं कि हमने ये कैरेक्टर ऐसा देखा और हमने इसको सो एंड सो मूवी में यूज किया। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है, और इस बात में वाकई सच्चाई है, ऐसा होता है? ये हो सकता है कि आप किसी को देखकर इंस्पायर हो जाएं, और उसकी कहानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जब आप देखते हैं तो आपके मन में एक उसके बारे में कुछ कहानी अपने आप पैदा हो जाती है। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो आप महसूस करते हैं गहराई से, उसको आप कैरेक्टर बना के पर्दे पे ले आए। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है? 110% पॉसिबल है। हम्म। और कुछ प्ले राइट्स ने मुझे ये भी बताया है कि जैसे प्ले है सखाराम बाइंडर, तो मैंने तेंदुलकर साहब से पूछा, विजय तेंदुलकर जी ने जिन्होंने लिखा वो प्ले, तो मैंने बोला ये सखाराम बाइंडर आपके दिमाग में कैसे आया? तो उन्होंने कहा मैं एक बस में जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था कहीं, पुणे से मैंने बस ली थी सरकारी, तो एक कैरेक्टर मुझे दिखाई दिया और बस सखाराम बाइंडर मेरे दिमाग में आ गया। अब उस कैरेक्टर की कहानी चाहे कुछ भी हो, बट उनके दिमाग में जो ट्रिगर ऑफ हुआ वो सखाराम बाइंडर, उन्होंने प्ले बनाकर उस कैरेक्टर को, उसकी कहानी, जिंदगी की कहानी उसकी उतार दी। सर आजकल हम देखते हैं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे एवोल्यूशन आपने देखा है, आपके सामने हुआ है। सर हम आज की डेट में भले ओटीटी को कह दें कि वहां पर जो बाउंड्रीज हैं क्रॉस हो रही हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि लोगों को काम का अवसर मिला है। पहले एक मूवी होता था, फिर टीवी आया, लेकिन आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। तो आपने तो हिस्ट्री को देखा, प्रेजेंट को देख रहे हैं, आप एक विजनरी हैं, बहुत कुछ आगे देख रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट चीजें जो बदली हैं, आपके सामने बदली हैं, तो ये कितना पॉजिटिव देखते हैं, कितना निगेटिव देखते हैं आप? देखा जाए तो मुझे पॉजिटिव ही दिखाई देता है। जैसे एक फिल्म में हमको दो, मैक्सिमम 1.25 घंटे में, आज के वक्त में सब कुछ कह देना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, उनकी जिंदगी में चैप्टर्स इतने होते हैं, और फिर व्यक्तित्व, कोई कैरेक्टर आप क्रिएट भी करें चाहे वो सच्चाई में ना हो, उसके व्यक्तित्व में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि उसके लिए टीवी सीरियल आपको सही समय देता है।
एक्सप्लोर करने का। उसी तरह आज वेब सीरीज आपको समय दे रही है उस कैरेक्टर को, उस कहानी को एक्सप्लोर करने की। तो है तो सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं। अब जैसे टेलीविजन हो गया है आज के जमाने में, मुझे लगता है कि 2002 के बाद मैंने शायद टेलीविजन देखा ही नहीं, क्योंकि वो जो विषय उठाता है वो मेरी कोई इंटरेस्ट का है ही नहीं, और वही रोना धोना और वही फैमिली पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। बट फिर भी लोग तो देख ही रहे हैं। अब वेब जो आया है, इससे मुझे बड़ी आशाएं हैं कि अगर इसे सही तरह इस्तेमाल किया गया तो हमारी क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा लीप ले सकती है। सर, आपकी ही फ्रेटर्निटी के लोग कहते हैं, अभी हाल में ही ये चीजें काफी सामने आई हैं कि लोग कहते हैं कि जो थिएटर है वो भारतीयों के कल्चर में है, उनके ब्लड में है। हम थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद करते हैं। अगर तब वेब सीरीज होता, तब ओटीटी होता, तो आपको लगता है कि हमें भारत को अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना मिल पाते? नहीं, और मेरी फिल्म दिलवाले 60 हफ्ते भी नहीं चल पाती। तो लेकिन उसके बावजूद लोग थिएटरों में तो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पुष्पा 2 इज वन वेरी बिग एग्जाम्पल। सर, यहाँ पुष्पा का आप नाम ले रहे हैं, एक बात और भी कही जा रही है कि नॉर्थ की जो, खास करके जो मुंबई की जो फिल्में हैं, उनको, वहाँ जो फिल्म मेकर्स हैं वो या तो थिएटर में फिल्में लगाने से डरते हैं, वो उस तरीके की मूवी बना नहीं रहे हैं। आप जिसका एग्जांपल दे रहे हैं वो तो साउथ की मूवी है। ऐसा कुछ साउथ की फिल्मों के साथ हो रहा है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी एक बड़े पॉपुलर डायरेक्टर है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, मैं साउथ जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ जो स्टार्स हैं उन्होंने उस तरफ का रुख कर लिया। दूसरी बात, साउथ में एक डिसिप्लिन है, एक राइटर है, एक डायरेक्टर है, उसकी चलती है। यहाँ अगर आप स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको जो उनको पसंद है वो सब्जेक्ट लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए ना, एक चीज कितनी ऊपर है और एक चीज कितनी नीचे है। अब वो स्टार की टेस्ट क्या होगी, वो आपको उसके हिसाब से अगर लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है ना। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि एक पर्टिकुलर स्टार ने कहा कि एंड मुझे चेंज करना है। हमें याद है, जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, कि तब डायरेक्टर बैठे होते थे और एक्टर खड़े होते थे। आज हम ओपनली देख रहे हैं कि एक्टर बैठे होते हैं और डायरेक्टर खड़े होते हैं। दूसरी बात कि आप ये भी तो कह सकते हैं, चूंकि आप ऑथर भी हैं, आप राइटर भी हैं, तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि आजकल कहानियों में दम नहीं आ रहा है जो साउथ वालों के पास है। वो तो जब आप इंडिपेंडेंटली क्रिएट करने देंगे मुझे, तब दम आएगा ना। अगर मैं आपको खुश करने या आपको साइन करने के लिए कुछ लिख रहा हूं तो उसमें दम कहां से आएगा। तो क्या आप जैसे एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर, राइटर को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने कुछ अरसे से स्टार के साथ काम नहीं किया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया स्टार क्रिएट करूं। हिंदुत्व में ये भी कोशिश थी। और ये भी लगता है कि शायद अब इतना बड़ा झटका मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को लगा नहीं था जो अब लगा है पिछले 3-4 सालों से। तो अब हो सकता है इट इज अ वेकअप कॉल, और वो वेकअप कॉल जो है हमारे कुछ स्टार्स को झंझोड़ सके, जगा सके। आप तो स्टार क्रिएट कर भी सकते हैं, आपने तो अनूप जलोटा जी से भी एक्टिंग करवा ली। उसके रीटेक्स कितने हुए थे वो अनूप जी से ही पूछिए। और कितनी सर्दी में हुए थे। बिकॉज गंगा किनारे, ऋषिकेश,
ये तो बाई चांस की बात है, उनको उस सीन में ओवरकोट पहनना नहीं था, वो रिहर्सल में पहने हुए थे। तो जब टेक का वक्त आया तो उन्होंने कहा ये ओवरकोट उतार देता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, पहने रहिए। उसने बचा दिया, क्योंकि कुछ 12-15 रीटेक हो गए। लेकिन हाँ, उन्होंने परफॉर्म अच्छा कर लिया। बहुत खूब। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि स्टार सिर्फ आप पेपर पे क्रिएट करें या फिल्म बना के क्रिएट करें, ये आज के वक्त में मुमकिन नहीं है। इसमें आपको प्रमोशन का भी काफी करोड़ों का बजट आपको उसके साथ रखना पड़ेगा। सर एक आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर एक दौर वो था जब एनएसडी, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। श्याम बेनेगल जी आज जितने रिलेवेंट हैं, जितनी चर्चा होती है, तब पैरेलल सिनेमा वर्सेस कमर्शियल सिनेमा का दौर होता था। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े प्राउडली कहते हैं हम एनएसडी से हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ थिएटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इसके पीछे भी कोई कमर्शियल एंगल है? एक्चुअली कमाल की बात है कि आज संडे होते हुए मैं कुछ पढ़ रहा था श्याम बाबू के बारे में, तो मैंने मंथन उनकी फिल्म निकाली और वो दोपहर को देख रहा था कि उसका स्क्रीन प्ले, उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने कैसी की थी, क्योंकि मुझे याद रह गई थी, लेकिन आज एक फिल्म मेकर और राइटर के तौर पे देख रहा था। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आया तो उतना ज्यादा तो वो कोई गर्व की बात नहीं होती थी। फिर मुझे याद है कि राज बब्बर जी वो स्टार बन गए, और फिर उसके बाद अनुपम खेर, और फिर पंकज कपूर, और फिर करते 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 तो हम लोगों ने अपनी जगह मेरा ख्याल है खुद ही बनाई, और खुद ही साबित किया कि जो 3 साल थिएटर करके आ रहा है, जबकि हमारे बैच को तो फिल्म इंस्टीट्यूट भी भेजा गया था आखिर के 6 महीने, तो हमने आके अपने झंडे खुद गाड़े, तब जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम हुआ। ये आपने जो दो वर्ड यूज किए हैं, मंथन और झंडे खुद गाड़े, एक बड़ा अहम चीज है। आजकल हम देखते हैं कि यूथ एक तरफ तो कहता है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करता है, सब कुछ अवेलेबल है, क्या था 90s में? कुछ नहीं था, और आज सब कुछ है। और यही यूथ को हम देख रहे हैं बात बात पे गिव अप करते हुए। तो आज जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं, ये झंडे गाड़ने में जब आप अपने जीवन का मंथन करते हैं, तो आप इस यूथ को व्यू में रखते हुए आप बताइए कि इस सक्सेस के लिए आपको क्या खोना पड़ा, ताकि उन्हें इससे कुछ सबक मिले। देखिए, उतार चढ़ाव तो इतने बड़े हैं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में, कि बहुत साहस के साथ जीना पड़ता है। और ये बहुत ही नेचुरल बात है कि आप गिव अप करना चाहते हो बीच बीच में, आप भाग जाना चाहते हो बीच बीच में, लेकिन फिर जो है आपकी कमिटमेंट, जैसे मैंने किसी इंटरव्यू में कहा पिछले हफ्ते के, जिस तरह सांस लेना जरूरी है मेरे लिए, उसी तरह लिखाई जरूरी है। सो वो उतनी डीप कमिटमेंट होना इज व्हाट गिव्स यू द करेज। बल्कि आपको इतना ज्यादा अपने प्रोफेशन के साथ उसको इतनी गहराई में उतार लेना होता है अपने जीवन में, कि जब आप डाउन एंड आउट हैं तब आपको कोई इंस्पायरिंग आइडिया तब भी आए और फिर आप लड़ना चाहें। तो साहस की बात है जिंदगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत खूब सर। तो आपके इस इंटरव्यू को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा यूथ है, बीटा किड्स की भी मैं बात करूं, तो वो भी आने वाले टाइम में जब आपके कन्वर्सेशन को देखेगा तो उसे करेज मिलेगा, इंस्पायर भी होगा। और मैं खुद भी करेज फील कर रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ, और प्राउड भी फील कर रहा हूँ कि मेरे सामने करण राजदान जी बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर आपने द हिलरी टाइम्स को टाइम दिया, आशीष कुमार जैसे कॉमन मैन को आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सर। जय हिंद।